गुड इवनिंग आप सभी को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है। ऑप्शन ए में है गंगटोक, ऑप्शन बी में है सिबोके, सी में है रंगपो, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ किया गया, तो वह रंगपो में किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है रूस, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने किया है लॉन्च। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। ऑप्शन ए में है आचार्य शील प्रभुवद, बी में है स्वामी रामभद्राचार्य, सी में है स्वामी श्री सत्यनारायण कांत, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य शील प्रभुपाद के 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया है। ऑप्शन ए में है 15 दिसंबर 2023, बी में है 15 जनवरी 2024, सी में है 15 फरवरी 2024, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के लिए सरकार द्वारा जो जारी इलेक्टोरल बॉन्ड था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है इसरो ने अपने किस हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया। ऑप्शन ए में है कार्टोसेट 1, बी में है कार्टोसेट 2, तीन में है कार्टोसेट 3 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्टोसेट 2 को इसरो ने अपने हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ आयोजित 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लिए हैं। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है सेशेल्स, सी में है दक्षिण अफ्रीका, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भाग लिया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 में। अगला प्रश्न है कि मलेशिया में आयोजित महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीती है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है थाईलैंड, सी में है इंडोनेशिया, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है।
मलेशिया में आयोजित महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का फाइनल भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है जापान, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी बना है तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक में है होम रूल आंदोलन, दो में है खेरा सत्याग्रह, तीन में है सूरत विभाजन, चार में है मार्ले मिंटो सुधार। और नीचे ऑप्शन दिया गया है, ए में है 2, 3, 1, 4, बी में है इसका क्रम 1, 3, 2, 4, सी में है 3, 4, 1, 2। हम लोग देख लेते हैं ये आंदोलन हुआ कब था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह 1918 में, सूरत विभाजन 1907 में और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो इस हिसाब से इसका उत्तर जो सही होता है वह सी नंबर है। 3 सबसे पहले सूरत विभाजन, उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार 1909, उसके बाद है 1 नंबर पे होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था और उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है श्रीमती एनी बेसेंट को, बी में है स्नेह लता वाडेकर को, सी में है मैडम भीकाजी का रुस्तम कामा को, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है असम, बी में है केरल, सी में है पंजाब, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। मोपला विद्रोह एक किसान विद्रोह था और यह विद्रोह केरल में हुआ था। मालावाट ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है, इसका केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है 21 साल, बी में है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, सी में है 25 साल और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है 25 साल से थोड़ा ज़्यादा था जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन ए में है डच, बी में है पुर्तगाली, सी में है फ्रांसीसी, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए में है वर्धा, बी में है दांडी, सी में है सेवाग्राम, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, नमक कानून तोड़ने के बाद से। अगला प्रश्न है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे?
ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में के.एम. मुंशी, सी में भूलाबाई देसाई, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है भूलाबाई देसाई, यही मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील हैं। अगला प्रश्न है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है। ऑप्शन ए में है मोहम्मद जिन्ना ने, बी में है मोहम्मद इकबाल ने, सी में है रहमत अली ने, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है वह रहमत अली ने लिखा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ऑप्शन ए में है डगलस एंजलवर्थ, बी में है विलियम इंग्लिश, सी में है ओएनियल कूगर, डी में है रॉबर्ट जवाकी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहला कंप्यूटर माउस जो है वह डगलस एंजलवर्थ ने बनाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। ऑप्शन ए में है प्रेषित संकेत की आवृत्ति, बी में है प्रेषित संकेत का वेग, सी में है दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, डी में है चित्र नलिका का आकार और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेषित संकेत की आवृत्ति दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। अगला प्रश्न है निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में है न्यूट्रॉन, डी में है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, न्यूट्रॉन की अधिकतम द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में अतिचालक, बी में है धात्विक चालक, सी में है अर्धचालक और डी में विद्युत रोधी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धचालक कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है किस पर। संसाधित न्याय की गुणवत्ता पर, बी में है संसाधित न्याय की मात्रा पर, सी में है न्याय के संसाधन की गति पर और ए में है डी में ए और सी दोनों, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो है संसाधित न्याय की गुणवत्ता पर और न्याय के संसाधन की गति पर, दोनों पे करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व 1 ग्राम में कितना सेंटी होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का घनत्व 1 ग्राम में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। ऑप्शन ए में रासायनिक ऊर्जा का विकिरणी ऊर्जा में, बी में है रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सी में है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, डी में यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। ऑप्शन ए में है जेल, बी में है इमल्शन, सी में है विलय, डी में है अवक्षेप और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमल्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। ऑप्शन ए में है आयोडीन, बी में है एन लोरॉक्सीलेनोन, सी में है
बायोथियोनॉल, और डी में है क्रेसोल, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनलोरॉक्सीलेनोन। ये डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? ऑप्शन ए में है लेथाइरस यानी खेसारी, बी में है अनुवांशिक रूपांतरित बैंगन, सी में है निर्यात के लिए बीटी कॉटन, और डी में स्थानीय प्रयोग के लिए बीटी कॉटन, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेथाइरस यानी खेसारी का। अगला प्रश्न है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में ग्रीनलैंड में, बी में है हिमालय में, सी में है दक्षिणी ध्रुव में, और डी में है उत्तरी ध्रुव में, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम हिमनद पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? ऑप्शन ए में है जुबिलेंट बुद्ध, बी में है एच.एन. बहुगुणा, सी में है बाबा आमटे, डी में है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा आमटे आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कहाँ है? ऑप्शन ए में है तिब्बत, बी में नेपाल, सी में भारत, डी में चीन, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में अधिकतम ऊंचाई वाला विमानपत्तन है सैनिक। अगला प्रश्न है कि ऊँट में जीनोमिक यानी डीएनए अध्ययन कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में भारत, सी में चीन, डी में पाकिस्तान, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने पूरे किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए में है गुजरात का अहमदाबाद, बी में अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सी में असम का दिसपुर, डी में मिजोरम का एजोल, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, तो ये गलत है यहाँ पे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है किसके लिए? पुरातत्वीय स्मारकों के लिए, बी में है राष्ट्रीय पार्कों के लिए, सी में है वनस्पति उद्यानों के लिए, डी में है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। PM 2.5 जो दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता है वह वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है शिक्षा का अधिकार, बी में है सूचना का अधिकार, सी में है भाषण का अधिकार, डी में है जीवन का अधिकार, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सूचना का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए में भारत का राष्ट्रपति, बी में भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी में भारत का प्रधानमंत्री, डी में राज्यसभा का अध्यक्ष और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान का रक्षक। तो यहाँ पर दिया गया है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन बी जो है वह सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है
पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? खनन के लिए, बी में वेल्डिंग के लिए, सी में संग्रहण के लिए, संज्ञाहरण के लिए, डी में पकाने यानी भोजन बनाने के लिए, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पकाने यानी भोजन बनाने के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन ए में बंगलुरु में, बी में चंडीगढ़ में, सी में देहरादून में, डी में कानपुर में, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वह कानपुर में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राउलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी में है लॉर्ड विलियम, सी में है लॉर्ड मिंटो, डी में लॉर्ड वेंटिंग, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय राउलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, बी में है असम और बिहार, सी में अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी में है पंजाब और चंडीगढ़, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज प्रणाली पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में, या पेरिस में, जेनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम यानी स्वीडन में हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, प्रादेशिक बाजार से, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए में है दो विक्रेता दो क्रेता, बी में एक क्रेता दो क्रेता, बी में एक विक्रेता दो क्रेता, सी में है दो विक्रेता एक क्रेता, डी में एक क्रेता और एक विक्रेता, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विपक्षीय एकाधिकार जो है बाजार की स्थिति को दर्शाता है, एक विक्रेता और एक क्रेता, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 जीके जीएस प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।